नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ अशेषा अद्वर्यु और ये आपका शो है जहां पर आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं और हमारे साथ कुछ दिग्गज मेहमान जुड़ेंगे जो हमारी सहायता करेंगे आपके उन सवालों का जवाब देने में। सबसे पहले आज बाजार का दिन कैसा रहा उस पर नजर डाल लेते हैं। छठे दिन लगातार भारतीय बाजारों में आज के ट्रेडिंग सेशन में गिरावट दिखी। निफ्टी की बात करें तो करीब 220 अंकों की गिरावट के साथ 24,800 के नीचे निफ्टी बंद होता हुआ नजर आया और अक्रॉस द बोर्ड सभी इंडिसेस लाल निशान में बंद हुए। केवल आईटी इंडेक्स, एक अकेला सेक्टोरल इंडेक्स था जो हरे निशान में बंद होता हुआ नजर आया। ब्रॉडर मार्केट्स में भी काफी गिरावट थी। स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स में भारी गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। बैंक निफ्टी की बात करें तो करीब 1000 अंकों की गिरावट के साथ 50,480 के आसपास निफ्टी बैंक बंद होता हुआ नजर आया। इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो अदानी पोर्ट्स 4.5% की गिरावट के साथ निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल। एनटीपीसी, कोल इंडिया, एसबीआई, अदानी एंटरप्राइजेस, पावर ग्रिड, इन सभी स्टॉक्स में करीब 2.5 से 4% की गिरावट दिखी और सभी स्टॉक्स निफ्टी के टॉप लूजर्स में आज के ट्रेडिंग सेशन में शामिल थे। गेनिंग साइड की बात करें तो जैसे मैंने बताया, आईटी सेक्टर में थोड़ी सी तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। रिलेटिव आउट परफॉर्मर रहा आईटी सेक्टर। एलटीआई माइंट्री 2.5% की तेजी के साथ निफ्टी का टॉप गेनर। एमएनएम, आईटीसी, भारती एयरटेल, ये कुछ और गेनर्स में थे निफ्टी 50 इंडेक्स से। इसके अलावा पीएसयू बैंकिंग शेयरों में भारी गिरावट दिखी। इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक, यूको बैंक, सभी स्टॉक्स में करीब 5 से 7% की गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। इंडिविजुअल स्टॉक पिक्स की बात करें तो सबसे पहले वोडाफोन आइडिया। टेलीकॉम डिपार्टमेंट से कंपनी को नोटिस आई है गारंटी सबमिट करने के लिए, जिसके चलते 9% की गिरावट यहां पर दिखी। नैटको फार्मा सेटलमेंट ऑर्डर साइन किया है, 3% की तेजी के साथ बंद। वरुण बेवरेजेस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक होगी 9 अक्टूबर को फंड रेजिंग प्लान्स कंसिडर करने के लिए। वरुण बेवरेजेस में भी करीब 6% की गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। सीजी पावर 4.5% की तेजी के साथ बंद। कंपनी ने सेमीकंडक्टर डिजाइन में फोरे करने के लिए एक्विजिशन किया है, तो इसके चलते सीजी पावर में भी करीब 4.5% की तेजी दिखी। बट ऑल इन ऑल काफी कमजोर दिन था भारतीय बाजारों के लिए। सभी इंडिसेस आईटी को छोड़कर लाल निशान में बंद हुए और ब्रॉडर मार्केट्स में भी काफी कमजोरी दिखी। लेकिन जैसे मैंने बताया, ये आपका शो है जहां पर आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं और सवाल हम तक पहुंचाने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना पड़ेगा और कल की तैयारी के व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, ट्विटर पर सवाल भेजने के लिए हैशटैग कल की तैयारी को फॉलो करना पड़ेगा। आपके हर सवाल का जवाब आसान शब्दों में हमारे एक्सपर्ट्स आपको देंगे और बाजार से जुड़े हर उलझनों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। इनके साथ ही दिए गए नंबर पर मैसेज या फिर कॉल के जरिए आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं और स्क्रीन पर दिए गए हैशटैग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आज हमारे साथ 2 दिग्गज मेहमान जुड़ चुके हैं। शेर खान बाय बीएनबी पारिबास के विनोद मोदी और जैनम ब्रोकिंग के किरण जानी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। किरण, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी और टेक्निकल्स पर देखें तो छठे दिन लगातार भारतीय बाजारों में गिरावट दिखी। 26,200 जो ऑल टाइम हाई लेवल्स कुछ दिनों पहले टच किया था, वहां से काफी सिग्निफिकेंट गिरावट दिखी है। 24,800 के नीचे बंद होता हुआ बाजार बंद आया। इंडेक्स लेवल पर आपकी क्या राय रहेगी और अगले कुछ दिनों के लिए ट्रेडर्स के लिए आप क्या नजरिया रखेंगे? गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो ओवरऑल अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की हम बात करें तो पहले निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में लास्टली हमने देखा था कि सितंबर महीने की मैं अगर बात करूं तो सितंबर महीने में कहीं ना कहीं जो लो बना था वो 24,700 का था। वहां से वन साइड एक रैली हमने 26,150 तक देखी। अब वापिस जो हमारा निफ्टी है वो उसी इंडाइसिस के उसी लेवल के आसपास आ रहा है। लास्ट टाइम उसने 20 डेज की मूविंग एवरेज से रिवर्सल ले लिया था, लेकिन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इलेक्शंस के बाद फर्स्ट टाइम बैंक निफ्टी ने अपने 50 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है। तो ये थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच हमें रखना चाहिए। जिस तरह का ओपन इंटरेस्ट हम देख रहे हैं 24,800 24,700 के आसपास, एक इंटरमीडिएट सपोर्ट जरूर है वहां पे। और जिस तरह से इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर और डेली चार्ट्स के ऊपर हम देख रहे हैं कि निफ्टी
ओवरबॉट टेरिटरी से ओवरसोल्ड टेरिटरी की तरफ आ चुकी है। सो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि यहाँ से एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है। तो 24,700 24,800 एक एक्यूमुलेशन जोन है। डेफिनिटली यहाँ पे हम लॉन्ग की सलाह देंगे। 24,500 का स्टॉप लॉस रखिए। अगर 24,500 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो कुछ ही दिनों में आप 25,300 25,200 तक की रैली अक्टूबर एंड में भी आप देख सकते हो। और कहीं ना कहीं आरबीआई पॉलिसी होने के कारण वी आर वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक। तो 24,500 के स्टॉप लॉस से बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। अगर मैं निफ्टी की बात कर बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में भी सितंबर महीने या अक्टूबर अगस्त महीने के अंदर जो लो बढ़ा था, कहीं न कहीं मार्केट उसके आसपास ही सपोर्ट ले रहा है। लेकिन यहाँ पे भी हमने देखा था कि जब सितंबर या अगस्त महीने के अंदर बैंक निफ्टी में लो बना था, तो उसने अपनी 100 डेज़ मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं की थी, जो आज उसने कर दी है। तो यहाँ पे भी इलेक्शन के बाद फर्स्ट टाइम अपनी 100 डेज़ मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है। सो देयर आर चांसेस कि यहाँ पे थोड़ा पेन कंटिन्यू है, लेकिन इंट्राडे चार्ट्स और डेली चार्ट्स के हिसाब से रिवर्सल फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे भी डिप में हम बाय करने की सलाह देंगे। आज का जो लो है 50,200 से 50,500, कहीं न कहीं एक्यूमुलेशन ज़ोन है। 50,000 के नीचे का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके बाय ऑन डिप्स की रणनीति बैंक निफ्टी में भी अपना सकते हो। तो कहीं न कहीं जो लेवल्स हमने डिस्कस किए, वहाँ से मुझे लग रहा है कि एक बार के लिए बाय करना चाहिए। बिल्कुल, तो ये तो राय है इंडेक्स लेवल पर। कई सारे दर्शकों ने अपने सवाल भेजे हैं, उस पर फोकस करते हैं। सीमा कटारिया ने परसिस्टेंट सिस्टम्स पर अपना सवाल भेजा है। उनके पास 90 शेयर है जो उन्होंने 5,535 रुपए प्रति शेयर के दाम पर खरीदे हैं। इस पर एक फंडामेंटल राय ले लेते हैं। विनोद, आपसे पूछना चाहूंगी, आईटी सेक्टर पर आपका क्या नजरिया बनेगा? आज काफी अच्छा एक्शन दिखा, लेकिन अगर पिछले 2-3 सालों की बात करें तो कोविड में एक अप ट्रेंड दिखा था, लेकिन उसके बाद ग्लोबल मैक्रो फैक्टर्स के चलते थोड़ी सी नरमी आईटी सेक्टर में दिखी थी। अगर इनका लॉन्ग टर्म नजरिया है तो परसिस्टेंट सिस्टम्स, इस स्टॉक पर आपकी क्या राय रहेगी? और पूरे सेक्टर पर भी अपनी राय बताएं। या डेफिनेटली जहाँ तक पूरे सेक्टर की बात है, हमने पहले भी कहा था पहले पिछले शो में कि आईटी को अभी अपने रडार पे रखना चाहिए। रीजन इज क्वाइट सिंपल कि जो डिमांड कंसर्न आ रही थी बिकॉज ऑफ हाई इन्फ्लेशन और हाई इंटरेस्ट रेट फ्रॉम द यूएसए पार्ट, आई थिंक वो इंटरेस्ट रेट कट होने के बाद कहीं ना कहीं वो डिमांड कंसर्न मुझे लगता है ईज आउट होती हुई दिख रही है, जिसका सीधा प्रभाव ओवरऑल डील विंस पे पड़ेंगे कंपनीज पे। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि ओवरऑल आउटलुक सेक्टर्स का और बेहतर होता हुआ दिख रहा है। विद इन आईटी देखें तो मिड कैप आईटी कंपनीज ने आई थिंक खराब समय में भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। उसी में से अगर परसिस्टेंट को देखें तो परसिस्टेंट हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स विद इन मिड आईटी सेट ऑफ कंपनीज। तो मुझे लगता है आने वाले समय में परसिस्टेंट का भी परफॉर्मेंस काफी बेहतर होगा। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि कंपनी का जो मैनेजमेंट जो $2 बिलियन का रेवेन्यू का गाइडेंस दे रहा है FY27 में, वो बहुत हद तक अचीव करते हुए दिख रही है। जिस हिसाब से इनका एग्जीक्यूशन हो रहा है और डील पाइपलाइन अभी भी काफी इनका स्ट्रांग है। वैल्यूएशंस की बात करें तो ये करंट भाव के हिसाब से वो लगभग 34-35x FY26-27 पे ट्रेड करता है। तो मुझे लगता है वैल्यूएशंस भी रीजनेबल है। यस, अगर कोई स्टॉक कोई निवेशक इसको होल्ड करते हैं तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि अच्छा खासा वैल्यू अभी भी दे सकता है, तो वन शुड होल्ड इट। होल्ड करने की सलाह परसिस्टेंट सिस्टम्स पर। आगे बढ़ते हैं और सुभाष नाहर ने अपना सवाल भेजा है ऑयल मार्केटिंग कंपनी बीपीसीएल पर। उनके पास 300 शेयर है जो उन्होंने 330 रुपए प्रति शेयर के दाम पर खरीदे थे। स्टॉक अभी 335 के आसपास है, तो ज़्यादा कुछ प्रॉफिट तो नहीं है उनको इस पोजीशन पर। टेक्निकल राय ले लेते हैं। किरण, आपसे पूछना चाहूँगी, क्रूड ऑयल में काफ़ी वॉलेटिलिटी रही है, जिसके चलते ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर भी काफ़ी इम्पैक्ट दिखा है, लेकिन अगर इनका 3 से 4 महीने का नज़रिया है तो बीपीसीएल पर आपकी क्या राय बनेगी? 330 रुपए प्रति शेयर के दाम पर उन्होंने ये स्टॉक खरीदा है। सो ओवरऑल बीपीसीएल का चार्ट अगर हम डेली देखें तो मेरे हिसाब से इनको होल्ड रखना चाहिए। रीजन बीइंग ये है कि प्रीवियसली मैंने देखा था 330 335 कहीं ना कहीं एक क्लस्टर रेजिस्टेंस था। जैसे ही वो रेजिस्टेंस क्रॉस किया, मल्टीपल टाइम स्टॉक्स ने अपने नए हाईज बनाए हैं। तो जब तक ये 320 330 के ऊपर है, मेरे हिसाब से इनको होल्ड रखना चाहिए। वैसे भी अगर आप देखोगे तो 330 के आसपास 100 डेज की मूविंग एवरेज का एक अच्छा खासा सपोर्ट भी है। तो करंट मार्केट प्राइस से उनको होल्ड रखना चाहिए। एक जो स्टॉप लॉस है वो अपनी 100 डेज मूविंग एवरेज का, यानी कि 330 के नीचे का कोई स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। और वैसे अगर आप प्राइस एक्शन के हिसाब से देखते हो तो 320 का स्टॉप लॉस बनता है। तो मेरे हिसाब से 320 का स्टॉप लॉस आप मैनेज कीजिए। और जिस तरह के ओवरऑल चार्ट पैटर्न है, आपको 400 तक के व्यू मिनिमम मेरे हिसाब से टारगेट आने चाहिए आने वाले 1 से 2 महीने में। तो डेफिनेटली आपको होल्ड करके चलना चाहिए।
बिल्कुल, तो ये राय है बीपीसीएल पर। याद रखें क्रूड ऑयल प्राइसेस वॉलेटाइल रहे हैं, जिसके चलते स्टॉक में भी अच्छी खासी वॉलेटिलिटी पिछले कुछ दिनों में दिखी है। मिराज ने एक सवाल भेजा है अपोलो टायर्स पर। उनके पास 60 शेयर है जो उन्होंने 480 रुपए प्रति शेयर के दाम पर खरीदे हैं। स्टॉक अभी 502 के आसपास है। किरण, आपसे ही पूछना चाहूंगी, अपोलो टायर्स पर टेक्निकल्स पर देखें तो क्या राय बनेगी? सी अप्रोच टायर की अगर हम बात करें तो रिसेंटली जो एक ब्रेकआउट आया था उसको फेल करके काउंटर ने पिछले 3 दिन में बहुत लगातार एक बेरिश पैटर्न बनाई है। अब जो लास्ट इसका सपोर्ट है वो अपनी 200 डेज मूविंग एवरेज है। काफी समय से अपनी 200 डेज मूविंग एवरेज को उसने ब्रेक नहीं किया। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो इलेक्शन टाइम पे भी उसने ब्रेक नहीं किया था। तो कहीं ना कहीं मेक और ब्रेक लेवल के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, तो उनको 490 का एक स्टॉप लॉस के साथ ही होल्ड करना चाहिए, क्योंकि अगर 490 ब्रेक करेगा तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम यहाँ पे एक अच्छी खासी गिरावट देख सकते हैं। तो 490 के स्टॉप लॉस के साथ इनको होल्ड रखना चाहिए। और ऊपर में आप देखिए 520 530 का लेवल, जैसे ही वो लेवल क्रॉस होगा आपको एक अच्छी खासी रैली मिलेगी। एज ऑफ नाउ 490 के स्टॉप लॉस से होल्ड। 90 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह। 520 से 530 तक के लेवल्स अपोलो टायर्स में दिखाई दे सकते हैं। नरेंद्र पाल ने बीईएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पर अपना सवाल भेजा है। 700 शेयर है उनके पास जो उन्होंने 200 रुपए प्रति शेयर के दाम पर खरीदे हैं। स्टॉक अभी 270 के आसपास है। विनोद, डिफेंस सेक्टर में अच्छी तेजी दिखी है, जिसके चलते बीईएल को भी अच्छा खासा फायदा हुआ है। इनफैक्ट अगर पिछले 2-3 साल का चार्ट देखें तो अच्छा वेल्थ क्रिएटर रहा है इन्वेस्टर्स के लिए। 200 रुपए प्रति शेयर के दाम पर नरेंद्र ने बीईएल के शेयर खरीदे हैं। आपकी क्या राय होगी फंडामेंटल्स पर? जी, ओवरऑल डिफेंस स्टॉक्स में देखें तो हमारा नजरिया काफी पॉजिटिव है। स्पेसिफिक टू बीईएल की अगर बात करें तो ऑर्डर बुक जो लगभग 77,000 करोड़ की है, और लास्ट ईयर FY24 में कंपनी का ऑर्डर इनफ्लो लगभग 35,000 करोड़ का रहा था, जो काफी इंप्रेसिव था, जिसकी वजह से स्टॉक्स ने काफी बेहतर परफॉर्म किया पिछले कुछ महीनों में। मुझे लगता है आने वाले समय में इस कंपनी का जिस हिसाब से गाइडेंस ऑर्डर इनफ्लो का 25,000 करोड़ का गाइडेंस है, और 5,000 करोड़ का ऑलरेडी इनफ्लो इसने ऑलरेडी दिखा दिया है Q1 में, तो मुझे लगता है वो अपनी ये गाइडेंस को भी मीट करते हुए दिखाई दे सकती है। वैल्यूएशंस की बात करें तो वैल्यूएशंस भी रीजनेबल लेवल पे है, क्योंकि टॉप लेवल से स्टॉक्स में थोड़ी करेक्शन हुई है, जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। बट यस, एट करंट मुझे लगता है कि वन शुड कंटिन्यू टू होल्ड इट। स्टॉक्स में ओवरऑल डिफेंस स्टॉक्स में खासकर बीएल हो चाहे एचएएल हो, ये सब स्टॉक्स में हमें अभी भी वैल्यू दिखाई देती है। बिल्कुल, तो फंडामेंटल्स पॉजिटिव है, वैल्यूएशन थोड़े से एक्सपेंसिव है, लेकिन फिर भी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड पर नजरिया अभी भी काफी पॉजिटिव है। आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट पर फोकस करते हैं वीआईपी शेयर। बिल्कुल, आज का ट्रेडिंग सेशन तो काफी वॉलेटाइल रहा, लेकिन किरण, आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से रहेंगे कल के लिए? सो ओवरऑल अगर हम देखें कि मार्केट वोलेटाइल है, लेकिन कहीं ना कहीं लार्ज कैप स्टॉक्स है जो डिफेंसिव मोड में है, तो मुझे लग रहा है कि वहां पे हमें डेफिनेटली लॉन्ग बेट लेनी चाहिए। तो पहला तो आईटी सेक्टर रहेगा, जैसे आपने भी डिस्कस किया कि आज के सत्र में आईटी सेक्टर काफी एक अच्छे तेजी के मोड में था, तो इन्फोसिस हमारा पहला कॉल रहेगा। डेली चार्ट के ऊपर कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्म कर रहा है और काफी एक अच्छे स्ट्रॉन्ग बिल्टअप हमें दिखा रहा है ओपन इंटरेस्ट वाइज भी। सो 930 के आसपास की क्लोजिंग है, इन्फोसिस हम लॉन्ग करके जाएंगे 960 के टारगेट के लिए, एंड 914 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है इन्फोसिस में। दूसरा जो ट्रेड है वो आईटीसी में से एफएमसीजी में से आईटीसी हमें अच्छा लग रहा है। रीजन दो है, कहीं ना कहीं इस तरह का जब मार्केट होता है तब जो आईटीसी हो गया या तो एफएमसीजी काउंटर हो गए, वो मार्केट को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो आईटीसी के ऊपर ध्यान दे सकते हो। 510 के आसपास की क्लोजिंग है। हालांकि 20 दिन की एवरेज के नीचे है, लेकिन कहीं ना कहीं 50 दिन की मूविंग एवरेज को कल उसने रिटेस्ट किया, आई मीन लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, और आज एक गैप ऑफ ओपनिंग की, तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग सेटअप है। मेरे हिसाब से लॉन्ग करना चाहिए आईटीसी। 525 तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और 504 का एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। तो आईटीसी एंड इन्फोसिस हमारी तरफ से दो बीटीएसटी या तो बाई कॉल्स रहेंगे। बिल्कुल, आईटीसी पर खरीदारी की राय, 525 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य, और इसी के साथ आईटी सेक्टर से इन्फोसिस, यहां पर भी खरीदारी की राय है, 1960 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य। विनोद, फंडामेंटल्स पर देखें तो आप लंबी अवधि के लिए कौन से स्टॉक्स रेकमेंड करेंगे? जी, लंबी अवधि के लिए हम एक लार्ज कैप एचडीएफसी बैंक हमारा रिकमेंडेशन रहेगा। यहाँ से एचडीएफसी बैंक हमें मालूम है कि पिछले
कुछ क्वार्टर से इनफैक्ट जब से मर्जर का अनाउंसमेंट हुआ है, मर्जर हुई है, तब से काफ़ी बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा। यहाँ से लगता है एचडीएफसी बैंक ठीक-ठाक करता हुआ दिखेगा, जिस हिसाब से इसका क्वार्टर 2 का प्रोविजनल नंबर्स दिए हैं, डिपॉजिट मोबिलाइजेशंस ग्रोथ लगभग 15% का दिखा है, उसके सामने ओवरऑल लोन बुक ग्रोथ जो है वो 7% का, जो क्लियरली इनका जो सीडी रेशियो है वो इम्प्रूव करता है, जो स्ट्रीट के लिए काफ़ी बड़ा वो कंसर्न था, तो अभी 100% के लेवल पे मुझे लगता है बहुत हद तक इम्प्रूव किया है। और आने वाले समय में जैसे-जैसे ये आई मीन इनका फाइनेंशियल्स इम्प्रूव होगा, कॉस्ट ऑफ इनके ओवरऑल फंड्स जो है वो भी इम्प्रूव होंगे, बिकॉज़ मर्जर के कारण इसका कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ गए थे। अगर वो इम्प्रूवमेंट होती है ओवरऑल, तो मुझे लगता है री-रेटिंग का कंपनी बहुत अच्छा कैंडिडेट बन सकता है। जो करंट वैल्यूएशन है 1.8x एफवाई 26 से 27 का बुक्स पे मुझे लगता है बहुत अपीलिंग वैल्यूएशन है। इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है ये स्टॉक देखनी चाहिए। तो एचडीएफसी बैंक के वैल्यूएशंस काफ़ी अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं, जिसके चलते विनोद ने खरीदारी की राय दी है। इन 1900 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य अगले 1 साल में दिखाई दे सकता है। इतना ही समय था, लेकिन जाते जाते विनोद, सबसे पहले आप अपना डिस्क्लोजर दे दीजिए। जितने भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं वो हमारे खुद के पोर्टफोलियो में नहीं है, बट हमारे क्लाइंट्स के पास हो सकते हैं। बिल्कुल। और किरण, आपका डिस्क्लोजर? तो जो भी स्टॉक और स्ट्रेटेजी हमने डिस्कस की थी उसमें मेरा और मेरी फैमिली का कोई भी होल्डिंग नहीं, डेफिनेटली हमारे क्लाइंट है तो एसोसिएट का हो सकता है। किरण और विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। इतना ही समय था हमारे पास इस शो पर, लेकिन आपका हिम्मत चाहिए। बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।